शांति निकेतन पर नोइना का नहीं, तुलसी का हक। पुरानी बा की वसीयत में लिखा था ये शर्त। शांति निकेतन की जिन दीवारों पर आज नोइना अपना मालिकाना हक जमा रही है, उन दीवारों की नींव में एक ऐसा सच दफन है जो जल्द ही वीरानी परिवार के मौजूदा ढांचे को पूरी तरह हिला कर रख देने वाला है। पिछले 6 सालों से जिस गलत फहमी और धोखे की बुनियाद पर नोइना और गायत्री चाची ने अपनी सत्ता कायम की है, वो बुनियाद अब दरकने वाली है। और इसका कारण कोई बाहरी तूफान नहीं, बल्कि सालों पुरानी वो वसीयत है जिसे बा ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले तैयार करवाया था। वीरानी परिवार का इतिहास गवाह रहा है कि जब भी धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है, जीत हमेशा तुलसी की हुई है। लेकिन इस बार लड़ाई रिश्तों की नहीं, बल्कि उस कागज के टुकड़े की है जो तय करेगा कि शांति निकेतन की असली महारानी कौन है। अभी शो में हम देख रहे हैं कि नोइना घर के हर कोने को बदल रही है, पुरानी चीजें हटा रही है और खुद को मिसेस मिहिर वीरानी साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन उसकी ये हड़बड़ाहट और बेचैनी साफ बता रही है कि उसे भी इस बात का डर है कि वो सिर्फ एक मेहमान है, मालकिन नहीं। मैं हूं पूजा, और ड्रामा क्वीन पूजा पर आज हम उस राज से पर्दा उठा रहे हैं जिसे वीरानी परिवार की सबसे समझदार और दूरदर्शी महिला यानी बा ने सालों पहले ही भांप लिया था। बा जानती थी कि उनके जाने के बाद घर बिखर सकता है, कोई दूसरी औरत घर में घुसपैठ कर सकती है। इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत में एक ऐसा पेंच फंसाया था जो आज तुलसी के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाला है। कहानी के मौजूदा ट्रैक पर नजर डालें तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर मिहिर, जो नोइना के साथ रह रहा है, उसने आज तक नोइना के नाम कोई प्रॉपर्टी क्यों नहीं की? गायत्री चाची लगातार मिहिर पर दबाव बना रही हैं कि वो बिजनेस और घर का कुछ हिस्सा नोइना के नाम कर दे ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन मिहिर हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देता है। ये मिहिर की लापरवाही नहीं, बल्कि उसकी मजबूरी और जानकारी दोनों है। मिहिर को उस वसीयत के बारे में पता है जिसे बा ने लॉकर में सील करवा दिया था। उस वसीयत की पहली और सबसे अहम शर्त यही थी कि शांति निकेतन का मालिकाना हक कभी भी वीरानी खानदान के बेटों को नहीं, बल्कि वीरानी खानदान की बड़ी बहू को मिलेगा, और वो भी तब जब वो बहू तुलसी हो। बा ने साफ शब्दों में लिखा था कि मेरे घर की चाबियां और मेरी तिजोरी सिर्फ तुलसी के पास रहेगी, चाहे हालात जो भी हों। ये क्लॉज ही वो कारण है जिसने पिछले 6 सालों से नोइना को कानूनी तौर पर मालकिन बनने से रोक रखा है। नोइना अभी सिर्फ मिहिर के साथ रहने वाली एक औरत है, वीरानी खानदान की वारिस नहीं। मिहिर ये सच जानता है, इसीलिए वो चुप है। वो जानता है कि जिस दिन ये वसीयत सबके सामने आ गई, उस दिन नोइना और गायत्री चाची को एक पल भी उस घर में रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। अब जरा तुलसी की स्थिति को इस वसीयत से जोड़कर देखते हैं। तुलसी इस वक्त एक चौल में रह रही है, अभावों में जी रही है और दूसरों की सेवा कर रही है। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि वो आज भी करोड़ों के साम्राज्य और उस आलीशान महल की एकमात्र मालकिन है जहां से उसे धक्के मारकर निकाला गया था। ये शो के राइटर्स का एक बहुत ही क्लासिक तरीका है। हीरोइन को सबसे नीचे गिरा दो ताकि उसकी उड़ान सबसे ऊंची लगे। बा की वसीयत का ये राज अभी तक इसलिए छिपा हुआ था क्योंकि बा ने इसे खोलने के लिए एक खास वक्त मुकर्रर किया था। शायद वसीयत में लिखा था कि ये पेपर तभी खोले जाएं जब घर का बंटवारा होने की नौबत आए या जब घर की शांति पूरी तरह भंग हो जाए। अभी घर में जो क्लेश चल रहा है, करण और नंदिनी का बागी होना, मिहिर का डिप्रेशन में जाना और नोइना का बढ़ता हुआ लालच, ये सब वो संकेत हैं जो उस वसीयत के खुलने का रास्ता बना रहे हैं। वकील, जो बा का बहुत पुराना वफादार था, शायद वो अब एंट्री लेगा। वो देख रहा है कि बा का घर बिखर रहा है और अब वो अपनी चुप्पी तोड़ेगा। जब वो काला कोट पहना हुआ वकील हाथ में पुरानी फाइल लिए शांति निकेतन के हॉल में खड़ा होगा, तो गायत्री चाची के चेहरे का रंग उड़ जाना तय है। नोइना की इनसिक्योरिटी का एक और बड़ा कारण ये है कि उसे घर की पुरानी तिजोरी का कोड नहीं पता है। शो के पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने हिंट्स देखे हैं जहां नोइना चाबियां ढूंढ रही है या पुराने नौकरों को धमका रही है कि बा की कमरे की सफाई ठीक से करो। असल में वो सफाई नहीं, बल्कि उस वसीयत या उन कागजात को ढूंढ रही है जो उसकी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। नोइना को कहीं ना कहीं भनक लग चुकी है कि उसकी पोजीशन खतरे में है। उसे डर है कि अगर मिहिर ने उसे नहीं अपनाया तो उसके पास ना तो पति रहेगा और ना ही पैसा। इसीलिए वो अब घर को बेचने या उसके गिरवी रखने की साजिश रच रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि जिस घर को वो बेचने की योजना बना रही है, वो कानूनी तौर पर उसका है ही नहीं।
ड्रामा क्वीन पूजा की पैनी नज़र कहती है कि आने वाला ट्विस्ट इसी इल्लीगल सेल के इर्द गिर्द घूमेगा। नोएना किसी बिल्डर से डील पक्की करेगी, एडवांस भी ले लेगी और ठीक साइन करने के वक्त वो वसीयत सामने आ जाएगी जिसमें लिखा होगा कि इस घर को बेचने का हक सिर्फ तुलसी विरानी को है। सोचिए उस वक्त नोएना की क्या हालत होगी जब उसे पता चलेगा कि 6 साल की उसकी सारी मेहनत एक मरे हुए इंसान यानी बा के एक दस्तखत ने बेकार कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में गायत्री चाची का रोल सबसे शातिर है। वो जानती हैं कि बा कभी भी कोई काम कच्चा नहीं करती थीं। उन्हें शक है कि कहीं ना कहीं कोई पावर ऑफ अटर्नी या वसीयत जरूर है, इसलिए वो मिहिर को इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे नए पेपर्स पर साइन करवाने की कोशिश कर रही हैं। वे चाहती हैं कि पुरानी वसीयत के सामने आने से पहले मिहिर अपनी मर्जी से नई वसीयत बना दे। लेकिन मिहिर, जो शायद ऊपर से नशे में दिखता है या लाचार दिखता है, अंदर से अपने परिवार की विरासत को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो गायत्री के सामने साइन करने का नाटक तो करता है, लेकिन कभी पेन की स्याही खत्म होने का बहाना बनाता है तो कभी हाथ कांपने का। ये सब मिहिर की सोची समझी रणनीति है। वो बा की वसीयत के सामने आने का इंतजार कर रहा है। उसे पता है कि वो खुद तुलसी को वापस नहीं ला सकता क्योंकि तुलसी उससे नफरत करती है, लेकिन बा का आदेश तुलसी कभी नहीं टालेगी। अगर वसीयत में लिखा है कि तुलसी को आकर घर संभालना है, तो तुलसी अपनी नफरत भूलकर सिर्फ बा के सम्मान के लिए शांति निकेतन वापस आएगी। ये मिहिर का मास्टर स्ट्रोक है, बा के कंधे पर बंदूक रखकर तुलसी को वापस लाना। इस रहस्यमयी वसीयत तक पहुंचने का रास्ता विरानी परिवार के बागी बेटे करण से होकर गुजरता है। करण, जो इस वक्त अपने पिता मिहिर का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, अनजाने में ही सही लेकिन सत्य की खोज में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है। बा अपने पोते करण को बहुत प्यार करती थीं और वे जानती थीं कि अगर भविष्य में घर पर कोई मुसीबत आई तो करण ही वो ढाल बनेगा जो परिवार को बचाएगा। हमारी थ्योरी ये कहती है कि बा ने वसीयत को लॉकर में रखने के अलावा उसका एक सुराग या चाबी करण के पास छोड़ी थी, जिसे करण अब तक सिर्फ एक तोहफा समझ रहा था। याद कीजिए, लीप से ठीक पहले बा ने करण को एक पुरानी भगवद गीता या कोई धार्मिक किताब दी थी। करण ने उस किताब को संभाल कर रखा है, लेकिन कभी खोला नहीं। अब जब घर में नोएना का आतंक बढ़ रहा है और करण को शांति की तलाश है, तो वो उस किताब को खोलेगा। उस किताब के पन्नों के बीच या उसके कवर के अंदर वो नन्ही सी चाबी या वो कोड छिपा हो सकता है, जो सीधे उस लॉकर तक जाता है जहां शांति निकेतन का भविष्य यानी तुलसी के हक के कागजात रखे हैं। करण को जब वो चाबी मिलेगी तो उसे लगेगा कि ये बा का आशीर्वाद है, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि वो चाबी नोएना की बर्बादी का परवाना है। दूसरी तरफ नोएना की बेचैनी अब पागलपन का रूप लेती जा रही है। उसे घर के पुराने नौकरों और दीवारों से भी डर लगने लगा है। उसे लगता है कि बा की आत्मा इस घर में मौजूद है जो उसे मालकिन बनने नहीं दे रही। इसी डर और इनसिक्योरिटी के चलते नोएना एक बड़ा फैसला लेगी, घर के रेनोवेशन का। वो बा के पुराने कमरे और मंदिर वाले हिस्से को तुड़वाकर वहां अपना मॉडर्न बेडरूम या जिम बनवाना चाहती है। ये कदम सिर्फ घर बदलने के लिए नहीं, बल्कि बा की यादों और उनके द्वारा छिपाए गए सबूतों को मिटाने के लिए है। लेकिन नोएना की ये चाल उल्टी पड़ने वाली है। जैसे ही मजदूरों के हथौड़े बा के कमरे की दीवार पर चलेंगे, वहां मिहिर का एक ऐसा रौद्र रूप देखने को मिलेगा जिसे पिछले 6 सालों में किसी ने नहीं देखा। मिहिर, जो अब तक शराब के नशे में डूबा रहता था, वो दीवार टूटने की आवाज सुनते ही शेर की तरह दहाड़ते हुए बाहर आएगा और काम रुकवा देगा। मिहिर का ये ओवर रिएक्शन दीवार टूटने का नहीं, बल्कि उस दीवार के पीछे बने उस गुप्त सेफ को खुलने का है जिसे सिर्फ बा और मिहिर जानते थे। मिहिर का ये ओवर रिएक्शन करण के मन में शक पैदा कर देगा कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जिसे बचाने के लिए उसके पिता ने अपना नाटक तक छोड़ दिया। कहानी में ट्विस्ट तब और गहरा हो जाएगा जब विरानी परिवार का पुराना वकील मिस्टर सिंघानिया अचानक करण से संपर्क करेंगे। मिहिर की मानसिक स्थिति का बहाना बनाकर वकील अब तक चुप थे, लेकिन अब जब घर टूटने के करार पर है तो वो अपनी वफादारी निभाएंगे। वकील करण को गुप्त रूप से मिलेंगे और बताएंगे कि 6 साल का वो समय पूरा हो चुका है जो बा ने वसीयत खोलने के लिए तय किया था। बाकी शर्त थी कि तुलसी के घर छोड़ने के ठीक 6 साल बाद अगर घर के हालात ना सुधरे तो मेरी वसीयत पढ़ी जाए। वकील का आना इस बात का संकेत है कि अब नोएना के दिन गिने जा चुके हैं। करण, जो अब तक समझ रहा था कि उसकी माँ के पास कुछ नहीं है, उसे जब पता चलेगा कि बा ने पूरी सल्तनत तुलसी के नाम की है तो उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। वो वकील के साथ मिलकर एक प्लान बनाएगा वसीयत को सबके सामने लाने का, लेकिन सही समय पर, ताकि नोएना रंगे हाथों पकड़ी जाए। करण अब उस घर में एक जासूस की तरह रहेगा जो अपनी सौतेली माँ नोएना की हर हरकत पर नजर रखेगा और मौके का इंतजार करेगा। इधर चौल में रह रही तुलसी को भी कुछ अजीब आभास होने लगेंगे।
कहते हैं ना कि जब अपना घर पुकारता है तो रूह को खबर लग जाती है। तुलसी को सपने में बा दिखाई देंगी, जो शायद उसे इशारा कर रही हैं कि घर वापस आ जा, तुझे मेरा वादा निभाना है। तुलसी के पास भी बा की दी हुई एक पुरानी संदूकची है, जो वो अपने साथ चौल में लाई थी। अभी तक तुलसी ने उसे ये सोचकर नहीं खोला कि उसमें सिर्फ पुरानी साड़ियां होंगी, लेकिन वकील की एंट्री के बाद कहानी का एक सिरा चौल से भी जुड़ेगा। हो सकता है कि वसीयत का आधा हिस्सा वकील के पास हो और आधा हिस्सा उस संदूकची में, और जब तक दोनों हिस्से नहीं मिलते वसीयत पूरी नहीं मानी जाएगी। ये सस्पेंस ऑडियंस को बांधे रखेगा। ड्रामा क्वीन पूजा का मानना है कि तुलसी को जल्द ही उस संदूकची में रखे कागजात मिलेंगे, लेकिन चूंकि वो कानूनी भाषा नहीं समझती, वो शायद उसे साधारण कागज समझकर इग्नोर कर देगी। यही वो पल होगा जब दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर चिल्लाएंगे कि तुलसी, उसे पढ़ो। ये हिट एंड मिस वाला खेल ही शो की टीआरपी बढ़ाएगा। गायत्री चाची, जो खुद को चाणक्य समझती हैं, उन्हें भी मिहिर के व्यवहार। कहानी वापस चौल की तरफ मुड़ती है, जहां करण अब एक धर्म संकट में फंसा है। उसे यकीन हो गया है कि उस संदूकची में ही सारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन वो सीधे जाकर तुलसी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बीच 6 साल की कड़वाहट और गलतफहमियों की दीवार है। करण अपनी पहचान छुपाकर शायद एक एनजीओ वर्कर बनकर या किसी बहाने से तुलसी के घर में घुसने की कोशिश करेगा। उसका मकसद सिर्फ एक है, ये चेक करना कि क्या उसकी चाबी उस ताले में लगती है। ये सीन बहुत ही सस्पेंस से भरा होगा। तुलसी जब पानी लेने या किसी काम से बाहर जाएगी, करण उस संदूकची के पास पहुंचेगा। कांपते हाथों से वो चाबी ताले में लगाएगा और क्लिक, ताला खुल जाएगा। ताले की खुलते ही करण के सामने बाकी वसीयत का वो हिस्सा आएगा जो वकीलों के पास नहीं था। वसीयत के उस पन्ने पर बाकी लिखावट में साफ लिखा होगा कि मेरा बेटा मिहिर शायद मजबूर हो जाए, लेकिन मेरा पोता करण और मेरी बहू तुलसी मिलकर ही इस घर को बचा सकते हैं। ये पढ़ते ही करण की आंखों से नफरत का पर्दा हमेशा के लिए हट जाएगा। उसे समझ आ जाएगा कि ये 6 साल का वनवास एक परीक्षा थी। अब करण के पास सच है, लेकिन वो अभी भी खतरे में है। अगर उसने ये बात अभी तुलसी को बताई तो शायद तुलसी इमोशनल होकर कोई गलत कदम उठा ले, या अगर नॉयना को पता चला तो वो सबूत मिटा देगी। करण, जो अब तक एक बिगड़ा हुआ बेटा था, रातों रात समझदार हो जाएगा। वो चुपचाप संदूकची को वापस बंद करेगा और वहां से निकल जाएगा। लेकिन अब उसका निशाना बदल चुका है। वो शांति निकेतन वापस जाएगा। शांति निकेतन में वापस लौटते ही करण का पूरा व्यवहार बदल चुका है। वो लड़का जो कल तक घर में तोड़फोड़ मचाता था और अपनी सौतेली माँ नॉयना पर चिल्लाता था, आज एकदम शांत और संयमित है। ये खामोशी नॉयना और गायत्री चाची के लिए किसी तूफान से कम नहीं है, लेकिन वे इसे अपनी जीत समझ रही हैं। करण ने घर में आते ही एक बहुत ही शातिर चाल चली। उसने नॉयना से माफी मांगने का नाटक किया। उसने कहा कि मैं थक चुका हूं लड़ लड़कर, आप जो करना चाहती हैं कीजिए, मुझे बस मेरे हिस्से के पैसे दे दीजिए। ये सुनते ही नॉयना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि उसका सबसे बड़ा कांटा निकल गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि करण ने ये झूठ उसे असावधान करने के लिए बोला है। ड्रामा क्वीन पूजा की थ्योरी कहती है कि करण अब एक डबल एजेंट बन चुका है। वो नॉयना के साथ बैठकर घर बेचने की प्लानिंग करता है, लेकिन असल में वो उन सारी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा है। करण जानता है कि बाकी वसीयत को कानूनी तौर पर लागू करने के लिए ये साबित करना जरूरी है कि मौजूदा लोग घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए वो नॉयना को गलती करने के लिए उकसा रहा है। वो खुद बिल्डर्स को बुलाता है, पेपर्स तैयार करवाता है, ताकि नॉयना रंगे हाथों पकड़ी जाए। इस पूरे खेल को कोने में खड़ा मिहिर वीरानी बहुत बारीकी से देख रहा है। मिहिर, जो अपने बेटे की नज़रों में अब तक नफरत देखता आया था, आज उसे करण की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही है। वही चमक जो कभी बा की आंखों में हुआ करती थी। मिहिर को शक हो गया है कि करण को कुछ पता चल गया है। जब करण नॉयना से मीठी बातें कर रहा था, तब मिहिर ने नोटिस किया कि करण का हाथ अपनी जेब पर था, जहां शायद वो चाबी रखी थी। बाप और बेटे के बीच अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन एक अनकहा समझौता यानी साइलेंट अलायंस हो चुका है। मिहिर समझ गया है कि अब वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि मिहिर जानबूझकर अपनी अलमारी खुली छोड़ देता है या अपनी डायरी मेज पर रख देता है, ताकि करण को और भी सबूत मिल सकें। ये बाप बेटे की जुगलबंदी बिना एक शब्द बोले दुश्मनों की नाक के नीचे चल रही है। मिहिर का नशा अब और भी कम हो गया है। उसकी आंखें अब हर वक्त करण का पीछा करती हैं, सुरक्षा के लिए, शक के लिए नहीं। कहानी में अब वकील सिंघानिया और करण की गुप्त मुलाकातों का दौर शुरू होता है। सिंघानिया करण को बताते हैं कि जो वसीयत करण ने चौल में देखी थी वो सिर्फ आधा सच है। वो एक पूरक वसीयत थी जो बा ने तुलसी की सुरक्षा के लिए लिखी थी। असली और रजिस्टर्ड वसीयत कोर्ट के लॉकर में है, जो सिर्फ तब खुलेगी जब तुलसी और करण दोनों एक साथ कोर्ट में अर्जी देंगे। पेंच ये है कि तुलसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता और करण सीधे तुलसी को बता नहीं सकता, क्योंकि उसे डर है कि नॉयना तुलसी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए वकील और करण मिलकर एक ग्रैंड प्लान बनाते हैं।
प्लान ये है कि आने वाली गणेश चतुर्थी या बा की पुण्यतिथि पर घर में एक बड़ी पूजा रखी जाए। इस पूजा में पूरे शहर को न्योता दिया जाएगा और उसी बहाने तुलसी को भी घर बुलाया जाएगा। नोएना कभी नहीं चाहेगी कि तुलसी आए, लेकिन करण उसे समझाएगा कि अगर हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और पुरानी बातें भूल चुके हैं, तो तुलसी को बुलाना एक अच्छा पीआर स्टंट होगा। नोएना, जो अपनी इमेज को लेकर बहुत सचेत है, इस जाल में फंस जाएगी। उधर चौल में तुलसी को अपनी संदूकची के साथ कुछ छेड़छाड़ महसूस होती है। तुलसी ने देखा कि संदूकची पर लगी धूल हटी हुई है और ताले की दिशा भी बदली हुई है। एक माँ का दिल और एक गृहिणी की छठी इंद्रिय उसे बता रही है कि कोई आया था, लेकिन कौन? तुलसी के मन में करण का ख्याल आता है, लेकिन वो झटक देती है। उसे लगता है कि उसका बेटा तो उससे नफरत करता है, यहाँ क्यों आएगा? लेकिन बा का आशीर्वाद देखिए, उसी रात तुलसी को सपना आता है। शांति निकेतन का बड़ा हॉल, बा की तस्वीर और गिरता हुआ दिया। ये अपशकुन नहीं बल्कि बा का बुलावा है। अगले ही दिन शांति निकेतन से एक आधिकारिक निमंत्रण पत्र चौल में पहुंचता है। ये निमंत्रण नोएना ने नहीं बल्कि करण ने भिजवाया है, लेकिन उस पर नाम पूरे परिवार का है। कार्ड को हाथ में लेते ही तुलसी के हाथ कांपने लगते हैं। 6 साल बाद उस घर में कदम रखना जहां से उसे अपमानित करके निकाला गया था, ये फैसला आसान नहीं है। लेकिन कार्ड के अंदर एक छोटा सा हाथ से लिखा नोट मिलता है। माँ, घर को आपकी जरूरत है, आपका करण। ये एक लाइन तुलसी की सारी प्रतिज्ञाओं को तोड़ देती है। अब स्टेज सज चुका है। एक तरफ नोएना है जो सोच रही है कि पूजा के बाद वो घर बेच देगी और मिहिर को वृद्धाश्रम भेज देगी। दूसरी तरफ करण है जो वसीयत के खुलासे की तैयारी कर रहा है। और तीसरी तरफ मिहिर है जो जानता है कि जब तुलसी इस घर की दहलीज पार करेगी तो वो अकेली नहीं आएगी, वो अपने साथ बा का न्याय लेकर आएगी। ड्रामा क्वीन पूजा के व्यूअर्स, आप सोच सकते हैं कि वो एपिसोड कितना धमाकेदार होगा जब तुलसी काले रंग की साड़ी में नहीं बल्कि वीरानी खानदान की पारंपरिक लाल साड़ी में माथे पर बड़ा सा टीका लगाकर एंट्री लेगी। नोएना उसे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तब तक वकील सिंघानिया और पुलिस वहां पहुंच चुके होंगे। करण ने सब कुछ सेट कर लिया है, मीडिया, पुलिस और सबूत। बस इंतजार है तो उस घड़ी का जब वसीयत पढ़ी जाएगी। लेकिन क्या नोएना इतनी आसानी से हार मान लेगी या उसके पास भी कोई आखिरी चाल बची है? क्या गायत्री चाची तुलसी के आने से पहले ही वसीयत को गायब करने की कोशिश करेंगी? शांति निकेतन में बा की पुण्यतिथि का सूरज एक अजीब सी खामोशी लेकर उगता है। घर को फूलों और दियों से सजाया गया है, लेकिन हवा में उत्सव की खुशबू नहीं बल्कि बारूद की गंध है। नोएना आज बहुत खुश है। उसने अपनी सबसे महंगी साड़ी पहनी है और मीडिया के कैमरों के सामने एक आदर्श बहू बनने का नाटक कर रही है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही प्लान चल रहा है। जैसे ही पूजा खत्म होगी, वो मीडिया की भीड़ का फायदा उठाकर मिहिर से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा लेगी और फिर उस बिल्डर को घर सौंप देगी जो मेहमान बनकर पार्टी में शामिल हुआ है। गायत्री चाची भी आज बहुत सतर्क हैं। उनकी नजरें हर उस शख्स पर हैं जो उनके प्लान में बाधा बन सकता है, खासकर करण पर। लेकिन करण आज जरूरत से ज्यादा शांत है। वो मेहमानों की खातिरदारी कर रहा है, पुलिस कमिश्नर से हाथ मिला रहा है और वकीलों से बातें कर रहा है। नोएना को लग रहा है कि करण सिर्फ अपनी इमेज सुधार रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि करण ने सुरक्षा के नाम पर जिन पुलिस वालों को बुलाया है वो असल में नोएना को गिरफ्तार करने के लिए खड़े हैं। मिहिर को भी आज नहला धुलाकर हॉल में बैठाया गया है। उसकी आंखों पर काला चश्मा है ताकि कोई उसके आंसुओं को न देख सके, लेकिन उस चश्मे के पीछे की नजरें सिर्फ मुख्य द्वार पर टिकी हैं। मिहिर जानता है कि आज उसकी तपस्या का फल उसे मिलने वाला है। तभी हॉल के भारी भरकम दरवाजे खुलते हैं और वो पल आता है जिसका इंतजार 6 साल से वीरानी परिवार की हर ईंट कर रही थी। तुलसी वीरानी का प्रवेश। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई शोर नहीं, बस तुलसी के कदमों की आहट और पायल की छनकार। तुलसी ने वही साधारण सूती साड़ी पहनी है जो वो चौल में पहनती है, लेकिन उसके चेहरे का तेज किसी महारानी से कम नहीं है। उसके माथे पर लगा बड़ा सा लाल टीका और हाथों में बा की दी हुई वो पुरानी संदूकची, ये दृश्य देखकर हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। नोएना जो स्टेज पर खड़ी थी, तुलसी को देखकर एक पल के लिए सहम जाती है। उसे तुलसी की आंखों में वो लाचारी नहीं दिखती जिसकी उसने उम्मीद की थी, बल्कि वहां एक विजेता का आत्मविश्वास दिखाई देता है। मीडिया के कैमरे तुरंत तुलसी की तरफ मुड़ जाते हैं। फ्लैशलाइट्स की चमक में तुलसी सीधा बा की तस्वीर के पास जाती है और अपना माथा टेकती है। मिहिर जो अपनी कुर्सी पर बैठा था, तुलसी को देखकर अनजाने पूजा शुरू होती है। पंडित जी जब आरती की थाली मांगते हैं तो नोएना आगे बढ़ती है, लेकिन करण बीच में आ जाता है। वो भरी सभा में कहता है, बा की पुण्यतिथि की पहली आरती हमेशा घर की बड़ी बहू करती थी और मेरी नज़र में बड़ी बहू आज भी वही है जिसने इस घर को बनाया है। करण का ये बयान नोएना के गाल पर तमाचे जैसा लगता है। गायत्री चाची विरोध करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मीडिया और मेहमानों के दबाव में उन्हें चुप रहना पड़ता है। तुलसी करण की तरफ देखती है।
उसकी आंखों में सवाल हैं, लेकिन करण सिर्फ पलकें झुकाकर उसे आश्वस्त करता है। तुलसी आरती की थाली उठाती है। जैसे ही आरती शुरू होती है, मिहिर भी लड़खड़ाते हुए आरती में शामिल होने आ जाता है। 6 साल बाद राम और सीता एक साथ आरती कर रहे हैं और बीच में खड़ी है कैकई, नोइना। ये दृश्य इतना शक्तिशाली है कि टीवी स्क्रीन के पार बैठे दर्शक भी भावुक हो जाएंगे। लेकिन असली खेल आरती के बाद शुरू होता है। जैसे ही पूजा समाप्त होती है, नोइना अपने प्लान के मुताबिक बिल्डर को इशारा करती है। वो एक फाइल लेकर मिहिर के पास जाती है और मीडिया के सामने माइक लेकर कहती है, दोस्तों, आज बा की याद में मिहिर जी एक वृद्धाश्रम के लिए ज़मीन दान करना चाहते हैं। बस इन पेपर्स पर उनके साइन चाहिए। क्या शातिर चाल है, दान के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के पेपर साइन करवाना। मिहिर का हाथ कांप रहा है। वो पेन पकड़ता है। नोइना की आंखों में जीत की चमक है। बिल्डर मुस्कुरा रहा है। पेन कागज को छूने ही वाला होता है कि अचानक एक तेज आवाज आती है, रुकिए। ये आवाज तुलसी की है। तुलसी भीड़ को चीरते हुए आगे आती है। नोइना चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पारिवारिक मामले में बोलने की? तुम अब इस घर की कुछ नहीं लगती। तुलसी मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जो नोइना को अंदर तक डरा देती है। तुलसी अपनी संदूकची मेज पर रखती है और कहती है, मैं इस घर की क्या लगती हूँ ये मैं नहीं, बा बताएंगी। उसी वक्त मुख्य द्वार से वकील सिंघानिया अपनी पूरी लीगल टीम के साथ प्रवेश करते हैं। उनके हाथ में एक सील बंद लिफाफा है। नोइना का रंग सफ़ेद पड़ जाता है। गायत्री चाची समझ जाती हैं कि खेल खत्म हो चुका है। वकील सिंघानिया माइक थामते हैं और घोषणा करते हैं, मिसेज नोइना, आप मिहिर विरानी से जिन पेपर्स पर साइन करवा रही हैं उनकी कोई कानूनी वैधता यानी वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि मिहिर विरानी इस घर के मालिक हैं ही नहीं। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। नोइना हकलाते हुए पूछती है, क्या बकवास है? मिहिर मालिक नहीं तो कौन है? वकील सिंघानिया तुलसी की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, बा यानी स्वर्गीय श्रीमती सविता विरानी की आखिरी और पंजीकृत वसीयत के मुताबिक शांति निकेतन और विरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सोल ओनर यानी एकमात्र मालकिन श्रीमती तुलसी मिहिर विरानी है। ये सुनते ही नोइना के हाथ से फाइल छूटकर गिर जाती है। बिल्डर चुपचाप पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। तुलसी खुद हैरान है। उसे पता था कि संदूकची में कुछ है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बा ने उसे पूरी सल्तनत सौंप दी है। वकील सिंघानिया आगे बताते हैं, बा ने साफ लिखा था कि अगर परिवार में कभी बिखराव आए तो सत्ता तुलसी के हाथ में रहेगी, क्योंकि सिर्फ वही परिवार को जोड़ सकती हैं। और इस वसीयत को लागू करने के लिए जिस दूसरी चाबी की जरूरत थी वो करण बाबा के पास थी, जिन्होंने आज सुबह ही इसे कोर्ट में जमा करवाया है। अब सबकी नजरें करण पर है। करण अपनी माँ के पास जाता है और घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे सच पता चल गया था, लेकिन आपको सुरक्षित रखने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। तुलसी अपने बेटे को गले लगा लेती है। माँ बेटे का ये मिलन नोइना और गायत्री की हार पर मुहर लगा देता है। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। वसीयत सामने आ चुकी है, लेकिन नोइना इतनी आसानी से नहीं जाएगी। वो अपना आखिरी और सबसे घिनौना पत्ता फेंकती है। वो दौड़कर परी को खींच कर लाती है और चाकू उसकी गर्दन पर रख देती है। अगर मुझे ये घर नहीं मिला तो मैं इस बच्ची को खत्म कर दूंगी। आखिर ये मिहिर की औलाद है। शांति निकेतन के आलीशान हॉल में मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। नोइना की गर्दन पर चढ़ा वो पागलपन और मासूम परी की गर्दन पर रखा वो चाकू हर किसी की सांसें रोक देने के लिए काफ़ी है। नोइना चीख रही है कि अगर उसे प्रॉपर्टी नहीं मिली तो वो विरानी खानदान के वारिस को खत्म कर देगी। तुलसी, जो एक पल पहले शेरनी की तरह खड़ी थी, अब एक माँ की तरह गिड़गिड़ा रही है। वो वसीयत के कागज़ नोइना की तरफ फेंकते हुए कहती है, ले ले ये सब, बस उस बच्ची को छोड़ दे। तुलसी का ये त्याग नोइना को जीत का एहसास दिलाता है, लेकिन तभी एक ऐसी आवाज़ गूंजती है जो पिछले 6 सालों से खामोश थी। उसे छोड़ दो नोइना, क्योंकि उसका खून मेरे हाथों पर नहीं, तुम्हारे माथे पर लगेगा, क्योंकि वो मेरी बेटी है ही नहीं। ये आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि मिहिर विरानी की है। मिहिर, जो अब तक लड़खड़ा रहा था, अब सीधा तना हुआ खड़ा है। उसने अपनी आंखों से काला चश्मा उतार फेंका है और उसकी आंखों में नशा नहीं, बल्कि अंगारे दहक रहे हैं। नोइना हक्की बक्की रह जाती है। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। हॉल में मौजूद हर शख्स, यहाँ तक कि मीडिया भी सन्न रह जाती है। मिहिर एक कदम आगे बढ़ाता है और अपनी जेब से एक और रिपोर्ट निकालता है, DNA रिपोर्ट। वो गरजते हुए कहता है, 6 साल मैंने ये झूठ सहा कि परी मेरी बेटी है, सिर्फ इसलिए ताकि तुम इस घर में सुरक्षित महसूस करो और अपनी असली चाल चलो। लेकिन आज बाकी वसीयत ने मुझे आज़ाद कर दिया है। ये रिपोर्ट साबित करती है कि परी का पिता मैं नहीं, बल्कि तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड। नोइना का सबसे बड़ा झूठ अब नंगा हो चुका है। उसका ध्यान भटकते ही पुलिस कमिश्नर, जो सादी वर्दी में वहां मौजूद थे, नोइना पर झपटते हैं और उसके हाथ से चाकू छीन लेते हैं। परी, जो अब तक डरी हुई थी, दौड़कर किसी और के पास नहीं बल्कि तुलसी के पास जाती है और उससे लिपट जाती है।
ये दृश्य सिर्फ एक इमोशनल सीन नहीं बल्कि कर्म का चक्र पूरा होने जैसा है। जिस बच्ची को नोएना ने हथियार बनाया उसने मुसीबत के वक्त अपनी सौतेली नहीं बल्कि यशोदा माँ यानी तुलसी को चुना। पुलिस नोएना को हथकड़ी लगाती है। नोएना चिल्लाती है, गालियां देती है और जाते जाते गायत्री चाची की तरफ इशारा करती है। मुझे मत पकड़ो, असली मास्टरमाइंड तो वो बुढ़िया है। गायत्री चाची जो अब तक कोने में दुबक कर खड़ी थी अब घिरे हुए महसूस करती हैं। करण और वकील सिंघानिया पुलिस को वो रिकॉर्डिंग सौंपते हैं जो करण ने गुप्त रूप से रिकॉर्ड की थी, जिसमें गायत्री और नोएना घर बेचने की साजिश रच रही थी। वीरानी परिवार का कचरा अब साफ हो रहा है। पुलिस नोएना और उसके साथी बिल्डर को घसीटते हुए ले जाती है और हॉल में अब सिर्फ अपने बचते हैं। लेकिन असली ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बारी है उस दीवार के टूटने की जो मिहिर और तुलसी के बीच खड़ी है। मिहिर धीरे धीरे तुलसी के पास आता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। वो आदमी जो वीरानी इंडस्ट्रीज का मालिक है आज एक बच्चे की तरह रो रहा है। वो तुलसी का हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, बस सिर झुकाकर कहता है, मुझे माफ कर दो तुलसी, मैं मजबूर था। बा ने मरते वक्त मुझसे कसम ली थी कि जब तक घर के अंदर छिपे दुश्मन सामने नहीं आ जाते मैं तुम्हें घर से दूर रखूं, क्योंकि अगर तुम यहाँ होती तो वो लोग तुम्हें मार देते। बा जानती थी कि तुम अपनी जान पर खेलकर परिवार को बचाओगी, लेकिन बा को शहीद तुलसी नहीं जिंदा तुलसी चाहिए थी। मिहिर बताता है कि कैसे उसने जानबूझकर खुद को शराबी और बुरा पति बनाया ताकि तुलसी उससे नफरत करे और दूर रहे। ये सुनकर तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका गुस्सा, उसकी नफरत सब एक पल में पिघल जाते हैं। उसे समझ आता है कि मिहिर ने उसे वनवास नहीं दिया था बल्कि उसे एक सुरक्षित किले में भेजा था। करण जो ये सब देख रहा है आगे बढ़ता है और अपने माता पिता को एक करता है। 6 साल बाद वीरानी परिवार की त्रिमूर्ति यानी मिहिर, तुलसी और करण एक साथ खड़ी है। कहानी का अंत एक बहुत ही सिंबॉलिक दृश्य के साथ होता है। वकील सिंघानिया बा की वसीयत और घर की चाबियां तुलसी के हाथ में सौंपते हैं। तुलसी उन चाबियों को लेती है लेकिन उन्हें अपनी कमर में नहीं खोसती बल्कि परी के नन्हे हाथों में रख देती हैं और कहती हैं, घर दीवारों से नहीं बेटियों से बनता है। आज से ये घर इस बच्ची का है और हम सब इसके रक्षक हैं। तुलसी का ये फैसला ये साबित करता है कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता, दिल का रिश्ता उससे बड़ा होता है। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। हम देखते हैं कि शांति निकेतन फिर से जगमगा रहा है। बा की तस्वीर पर चढ़ी माला से एक फूल गिरता है, मानो बा स्वर्ग से अपना आशीर्वाद दे रही हूँ। मिहिर और तुलसी एक दूसरे का हाथ थामकर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। बैकग्राउंड में वही आइकॉनिक टाइटल ट्रैक बजता है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, लेकिन इस बार ये गाना एक नए सवेरे का प्रतीक है। स्क्रीन पर लिखा आता है, बुराई पर अच्छाई की जीत, सत्यमेव जयते। तो दोस्तों, ये थी ड्रामा क्वीन पूजा की एक्सक्लूसिव स्क्रिप्ट और हमारी भविष्यवाणी कि कैसे बा की वसीयत और परी का सच शो की पूरी काया पलट करने वाला है। आपने देखा कि कैसे एक कागज का टुकड़ा और एक माँ का विश्वास बड़ी से बड़ी साजिश को हरा सकता है। नोएना का जेल जाना और तुलसी का राज्याभिषेक, यही वो पल है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि जब ये एपिसोड टीवी पर आएगा तो आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। क्या आपको भी लगता है कि तुलसी का परी को अपनाना सही फैसला था? और क्या मिहिर को इतनी आसानी से माफी मिलनी चाहिए थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपकी अपनी पूजा हर कमेंट को दिल से पढ़ती हूँ। अगर आपको ये वीडियो और हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसे अपने सभी दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के दीवाने हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो लाल वाला बटन दबाएं और हमारी ड्रामा क्वीन फैमिली का हिस्सा बने। घंटी बजाना मत भूलिएगा ताकि अगले ट्विस्ट की खबर सबसे पहले आपको मिले। याद रखिए, टीवी की दुनिया में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता और हम उस ड्रामा को आप तक पहुंचाना कभी बंद नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए ड्रामा क्वीन पूजा। बाय बाय।